ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 81। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि वो जवान लड़की लेक के अंदर चली जाती है, तभी उसके बॉडी से फ्लेम्स का एक क्लस्टर निकला जो तेजी से फैले और उसकी पूरी बॉडी को घेर लिया। जैसे ही उसके बॉडी पर आग जलनी शुरू हुई, उसका ग्रे रोब तेजी से राख में बदल गया। जैसे ही आग बुझी, एक स्नो वाइट डेलिकेट जेड जैसी बॉडी सामने आ गई, सीधे युनचे की आंखों के सामने। अब आगे युनचे की आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अगर उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा ना होता तो उसके गले से जरूर कोई आवाज निकल जाती। वो आज बस शॉक में एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग इस्तेमाल करके चक्कर लगाने और सोर्ड स्किल्स प्रैक्टिस करने आया था। उसे क्या पता था कि इस सुनसान जगह पर एक सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म का इतना खतरनाक इंडिविजुअल दिख जाएगा, वो भी रात के समय। उस पर भी ये इंडिविजुअल एक ऐसी जवान लड़की निकली जो उसके सामने ही अपने सारे कपड़े जला देगी। एक पल के लिए युनचे के मन में गिल्ट और डर पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो जानबूझकर नहीं देख रहा था। वो पहले से यहां था, लड़की बाद में आई। इस सोच ने उसके हार्ट को आराम दिया और उसकी निगाह वापस लेक के सेंटर में खड़ी उस फिगर पर टिक गई। दोनों के बीच कुछ टेंस ऑफ मीटर्स का ही फासला था, जो युनचे की आईसाइट के लिए कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि लड़की का बॉडी बेहद डेलिकेट था। युनचे उसकी ब्यूटी देखकर ट्रांस में चला गया। उस जवान लड़की से महसूस हुई पहली सिनिस्टर फीलिंग को भूलकर। तभी लड़की के पैरों के नीचे से भाप उठने लगी। एक पल में पूरे लेक की सरफेस भाप से घिर गई और गर्गलिंग साउंड आने लगी। लेक का वाटर वायलेंटली चर्न होने लगा, जैसे बॉयल हो रहा हो। पूरा लेक ही बॉयल कर रहा था। भाप आसमान की तरफ उठ गई और गर्मी युनचे तक पहुंची। लड़की वहीं फिक्स्ड पोजीशन पर खड़ी रही, 1 इंच भी नहीं हिली, जबकि बॉइलिंग वाटर उसके बॉडी को भिगो रहा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके डेलिकेट फेस पर कभी कभी दर्द की हल्की सी लहर दिख जाती थी। जैस्मिन ने उसके मन में एक्सप्लेन किया कि उसका गेस सही था। लड़की के पास गोल्डन क्रो ब्लड लाइन थी, लेकिन उसके पास गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड नहीं था। इसलिए जैसे जैसे उसके बॉडी में गोल्डन क्रो की फ्लेम एनर्जी मैच्योर हो रही थी, उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। उसे इस लेक के नीचे के नेचुरल कोल्ड स्प्रिंग का इस्तेमाल अपनी फ्लेम एनर्जी को शांत करने के लिए करना पड़ता था। वो यहां इतनी बार आ चुकी थी कि वो कोल्ड स्प्रिंग अब एक हॉट स्प्रिंग बन चुका था। युनचे की नजरें उस पर ही टिकी रहीं। उसे खुद नहीं पता कितना टाइम गुजर गया जब तक कि उसके गले से एक बहुत ही हल्की सी सलाइवा गटकने की आवाज नहीं निकल गई। ये आवाज इतनी हल्की थी कि लेक के बॉइलिंग वाटर के शोर में दब जानी चाहिए थी, पर जैसे ही वो आवाज निकली, युनचे को ठंडा पसीना आ गया। उसी मोमेंट उसने देखा कि लेक के सेंटर में खड़ी लड़की ने अपनी आंखें खोल दी हैं। एक डेथ गॉड जैसी कोल्ड सिनिस्टर नजरें सीधा उसकी तरफ शूट हुई और एक बोन चिलिंग किलिंग इंटेंट हजारों आइसी ब्लेड्स की तरह नाइट स्काई में फैल गई। युनचे की आंखें फैल गईं। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। तुरंत परगेटरी का इस्तेमाल करके उसने प्रोफाउंड एनर्जी को सर्कुलेट किया, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट की और मैक्सिमम स्पीड से वेस्ट की तरफ भागा। एक ब्लास्ट की आवाज आई और लेक का पूरा वाटर ऊपर की तरफ शूट कर गया। जब लेक का पानी वापस गिरा, लड़की का फिगर वहां से गायब था। बस एक फेडिंग आफ्टर इमेज रह गई थी। उस आफ्टर इमेज में वो दोबारा उन्हीं ग्रे रोब्स में थी। युनचे ने जब एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का पावर इस्तेमाल किया तो उसकी स्पीड एक लेट स्टेज ओवरलॉर्ड के बराबर थी, लेकिन कुछ ही सांसों के अंदर हवा में एक रोशनी चमकी और एक ग्रे डेलिकेट फिगर टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ गई। युनचे ने जोर से अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से अपने बॉडी को रोका। वो लड़की से सिर्फ 30 मीटर दूर था। उसकी आंखें युनचे को घूर रही थीं, जैसे उसके फीचर्स अपनी मेमोरी में सेट कर रही हों। उसकी गेज के नीचे युनचे का दिल रुक सा गया। ये लड़की जितनी फेरी जैसी खूबसूरत थी, उतनी ही डेंजरस डेथ गॉड भी थी। उसका किलिंग इंटेंट इतना स्ट्रांग था कि युनचे जैसा पर्सन भी कांप गया। युनचे ने खुद को संभाला और एक इनोसेंट आवाज में बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि वो पहले से यहां था और जानबूझकर नहीं देख रहा था, और अगर उसे जिम्मेदारी लेनी है तो वो उसके बारे में सोच सकता है। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही प्लान था, अपनी शक्ल का फायदा उठाकर बचना। जैस्मिन उसके मन में चिल्लाई, पागल, वहां खड़े होकर मौत का इंतजार कर रहा है क्या? भाग! जैस्मिन की आवाज सुनते ही युनचे का बॉडी चमका और स्मोक की तरह भागा, मगर वो कहां भाग सकता था। एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग इस मिड स्टेज मोनार्क के सामने कुछ भी नहीं थी। इस बार लड़की ने उसका पीछा नहीं किया, वो बस हवा में खड़ी उसे घूरती रही। धीरे से उसने अपना कोमल स्नो जेड पाल्म आगे बढ़ाया। यह महसूस करके युनचे ने तेजी से मुड़कर देखा
तो पूरा आसमान एक ब्लड रेड समुंदर बन चुका था। एक वोल्केनो जैसे ब्लास्ट के साथ पूरा अर्थ पलट गया। जमीन फट गई और ब्लड रेड फ्लेम सीधे 3 किलोमीटर तक फैल गई, पूरे नाइट स्काई को रेड करते हुए। रॉयलिंग स्मोक और मिट्टी से आसमान ढक गया। जहां युनचे खड़ा था वहां टेंस ऑफ मीटर्स गहरा एक बड़ा गड्ढा बन गया। 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ धूल में बदल गया। गड्ढे के आसपास आग लगी हुई थी। लड़की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही बची हो। युनचे का फिगर पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। यह टेरिफाइंग अटैक उस जवान लड़की के पूरे गुस्से का नतीजा था। ऐसी पावर एक ओवरलॉर्ड को भी पल भर में राख बना सकती थी। लड़की काफी सावधान थी। उसने आसपास चेक किया कि कोई प्रेजेंस तो नहीं है। तभी डीमन इंपीरियल सिटी की डायरेक्शन से कुछ प्रेजेंसेस अप्रोच करने लगे। ये लोग उस हेवन शेकिंग कमोशन से अलर्ट हो गए थे। लड़की और सर्च नहीं कर पाई। उसकी आंखें आखिरी बार गड्ढा पर गईं। फिर वो मुड़ी और एक रेड लाइट के साथ स्मोक की तरह डिसअपीयर हो गई। कुछ देर की शांति के बाद बड़े गड्ढे के बीच में मिट्टी का एक ढेर हिला। युनचे उसमें से बाहर कूदा और जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उस विशाल गड्ढा को देखकर जो उसकी आंखों के आगे तक फैला हुआ था, युनचे का बॉडी कांप गया। यह छोटी लड़की सच में हद से ज्यादा खतरनाक थी। उस अजीब सी छोटी लड़की की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डरावनी थी और वो यकीनन एक ओवरलॉर्ड को आसानी से मार सकती थी। लेकिन युनचे को इंस्टेंट किल करना उसके लिए भी आसान नहीं था। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर बिताए गए हेल जैसे 18 महीने बेकार नहीं गए थे। जैस्मिन के अनुसार युनचे की अभी की बॉडी की स्ट्रेंथ एक लो लेवल मोनार्क से कम नहीं थी और उसकी रिकवरी रेट भी मोनार्क से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उसे मार ही नहीं सकती। उनकी पावर्स के बीच इतना बड़ा डिफरेंस था कि अगर वो चाहती तो युनचे को मारना बहुत आसान था। वो एनर्जी फायर प्रोफाउंड स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो युनचे की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती थी। जब फ्लेम का समुंदर उस पर गिरा तो वो खुद फायर के अंदर छिप गया। हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग से अपनी सेंट छुपाई और फायर के शांत होने से पहले जमीन के नीचे चला गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। अगर हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग ना होता तो वो जरूर मर जाता। जैस्मिन ने उसे वार्न किया कि साउथ से 10 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। अगर वो परेशानी नहीं चाहता तो उसे वहां से निकल जाना चाहिए। युनचे खुद को छुपाता हुआ डीमन इंपीरियल सिटी वापस चला गया। जब वो युन फैमिली पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। डीमन एम्प्रेसेस ग्रैंड सेरेमनी नजदीक थी, इसलिए युन फैमिली में सभी लोग दिन रात काम में लगे हुए थे। यह सेरेमनी युन फैमिली का फ्यूचर तय करने वाली थी। युनचे युन फैमिली वापस आकर चुपचाप अपने रूम में चला गया। उसने अपने एक्साइटिंग एडवेंचर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। आज डीमन इंपीरियल सिटी में भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। नॉर्मल लोग भी एटमॉस्फेयर में एक अलग सी टेंशन फील कर सकते थे। आज लिटिल डीमन एम्प्रेस को थ्रोन पर पूरे 100 साल हो गए थे। सब गेस कर रहे थे कि शायद आज ही वो दिन हो सकता है जब अंधेरे में चल रही चालें सामने आएंगी। 100 ईयर ग्रैंड सेरेमनी इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग थी। युनचे जल्दी उठ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि युनचिंगहोंग पहले से ही कोर्टयार्ड में खड़े थे। युनचिंगहोंग की पीठ की परछाई से युनचे ने उसका बर्डन और सीरियसनेस देखा। वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि आज क्या होने वाला है। युनचे ने हिचकिचाते हुए पूछा, फादर, मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था कि आप डीमन एम्परर्स क्लैन के प्रति इतना लॉयल क्यों रहना चाहते हैं। युनचिंगहोंग ने बिना मुड़े शांत आवाज में जवाब दिया कि युन फैमिली 12 गार्डियन फैमिलीज में से एक होने के नाते डीमन एम्परर्स क्लैन के प्रति लॉयल है। यह उनके एंसेस्टर से चला आ रहा एक मिशन है। उन्होंने बताया कि डीमन एम्परर्स क्लैन ने हमेशा युन फैमिली को वैल्यू दी है, लेकिन लिटिल डीमन एम्प्रेस के थ्रोन पर आने के बाद उसने मजबूरी में युन फैमिली पर कई बार गिल्ट डाला, जिसकी वजह से युन फैमिली तेजी से नीचे गिरी। युनचे ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा है कि लिटिल डीमन एम्प्रेस के युन फैमिली के साथ ऐसे ट्रीटमेंट के बाद भी फादर ने न सिर्फ उसे सपोर्ट किया बल्कि अपने सारे एफर्ट्स भी डाले। युनचिंगहोंग ने आहें भरते हुए समझाया कि लिटिल डीमन एम्प्रेस ने मजबूरी में युन फैमिली को ब्लेम किया था और इसका एक बड़ा हिस्सा युन फैमिली की अपनी गलती थी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने डीमन एम्परर्स सील खो दिया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि युन फैमिली प्रोफाउंड हैंडल की वजह से हमेशा दूसरी गार्डियन फैमिली से ऊपर रही, जिससे उनमें जलन और नफरत पैदा हो गई। युनचे ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 साल पहले दूसरे गार्डियन फैमिलीज ने मिलकर लिटिल डीमन एम्प्रेस पर प्रेशर डाला था? युनचिंगहोंग ने आंखें बंद करके बताया कि बिल्कुल सही। ग्रैंडफादर और 10 ग्रैंड एल्डर्स को खोने के बाद युन फैमिली की पावर काफी गिर गई थी। इसके अलावा डीमन एम्परर्स सील भी खो गया था। जो गार्डियन फैमिलीज युन फैमिली से जलती थीं, उन्होंने मौका देखकर युन फैमिली के अनफॉरगिवेबल क्राइम को
पूरे इल्यूजरी डेमन रेल्म में फैला दिया। ड्यूक हुआई के नेतृत्व में कई रॉयल क्लैंस ने भी युन फैमिली की बुराई की थी। युन चिंगहोंग ने आगे एक्सप्लेन किया कि उस वक्त लिटिल डीमन एम्प्रेस का थ्रोन स्टेबल नहीं था। इतने हैवी प्रेशर के नीचे वो युन फैमिली को ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने कभी युन फैमिली से किसी को मारा नहीं। उसने सिर्फ 100 साल के लिए युन फैमिली के रिसोर्सेज काट दिए और गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जाने से मना कर दिया, जिससे युन फैमिली वीक हो गई। लेकिन ये वीकनेस युन फैमिली के लिए एक शील्ड बन गई। युन चिंगहोंग ने गंभीर होकर कहा, चेयर, तुम्हें याद रखना होगा, फर्स्ट डीमन एम्परर हमारे युन फैमिली के एंसेस्टर के लिए एक सेवियर थे। हमने कसम खाई थी कि जब तक डीमन एम्परर्स क्लैन का एग्जिस्टेंस है, युन फैमिली उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। हम जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो डीमन एम्परर की ब्लड लाइन का इनहेरिटर है। उनकी आवाज गहरी हो गई। लेकिन अगर उसे सच में थ्रोन से हटा दिया गया और कोई दूसरा इम्प्योर ड्यूक डीमन एम्परर बन गया तो युन फैमिली का प्रोटेक्ट करने का मिशन वहीं खत्म हो जाता है। उस वक्त 12 गार्डियन फैमिलीज को छोड़ना हमारी चाहत होगी। युनचे ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। फादर, मैं समझ गया। मैं युन फैमिली की इच्छा का उल्लंघन नहीं करूंगा। युन चिंगहोंग मुस्कुराए। युनचे ने हिचकिचाते हुए पूछा, वो ड्यूक हुआ है, क्या वो सच में इतना पावरफुल है? युन चिंगहोंग ने हल्की सांस लेते हुए बताया कि आधे से ज्यादा गार्डियन फैमिलीज और 60% से ज्यादा रॉयल क्लैंस पहले से ही ड्यूक हुआई के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन लिटिल डीमन एम्प्रेस भी कमजोर नहीं है। उसने ड्यूक हुआई के खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था, और अगर वो फेल हो जाती तो ड्यूक हुआई को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता। पेट्रियार्क, हम सब तैयार हैं। ग्रेट एल्डर युनवेटियन की आवाज बाहर से आई। युन चिंगहोंग ने कहा, ठीक है, सब लोग मेन हॉल में इकट्ठे हो जाओ। हम 15 मिनट में डीमन इंपीरियल हॉल के लिए निकलेंगे। युन चिंगहोंग ने युनचे से कहा, छेर, जाओ श्याओएर को जगा दो, हमें निकलना चाहिए। फिर उन्होंने आसमान में ऊपर देखा, जैसे आज के लिए हेवन का इरादा जानने की कोशिश कर रहे हों। इस बार डीमन एम्प्रेसेस ग्रैंड सेरेमोनी में युन फैमिली से 100 लोगों का एक दल आया था। उनमें से लगभग आधे यंग डिसाइपल्स थे। उनके साथ 29 कोर एल्डर्स और 3 ग्रैंड एल्डर्स भी मौजूद थे। शाओयुन युनचे के पास आकर धीरे से बोला, 3 ग्रैंड एल्डर्स में से कोई भी पीछे नहीं रुका। लगता है फादर इस बार पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। युनचे ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अंदाजा लगाया कि दूसरी गार्डियन फैमिलीज ने भी अपने सबसे बेहतरीन लोग ही लाए होंगे। उसने पूछा, क्या हर फैमिली को सिर्फ 100 लोग लाने की इजाजत है? शाओयुन ने समझाया कि इल्यूसोरी डीमन रेल्म के हर मेन रीजन से टॉप फोर्सेस और लीडर्स को इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्हें आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग लाने की अनुमति थी। सिर्फ 12 गार्डियन फैमिलीज और हर मेजर ड्यूक पैलेस को इतने सारे लोग लाने का स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था क्योंकि उनका अस्तित्व डीमन एम्परर के क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए था। युनचे ने फिर पूछा, ग्रैंड सेरेमोनी में कितने लोग होंगे? इसका जवाब उनके आगे चल रहे युन चिंगहोंग ने दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख लोग होंगे और उनमें से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं था। इस भीड़ में बड़े शहरों के मेयर्स, अमीर लोग, सेक्ट मास्टर्स और अलग अलग रेसेस के राजा शामिल थे। उनके साथ आई यंग जनरेशन भी अपने अपने क्लैन की सबसे बेहतरीन थी। युनचे के पूछने पर युन चिंगहोंग ने आगे बताया, इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली में 103 ड्यूक पैलेसेस हैं और सबसे पावरफुल ड्यूक हुआई पैलेस है। इन सभी रॉयल फैमिलीज में डीमन एम्परर की ब्लड लाइन है, इसलिए उनकी कल्टीवेटिंग स्पीड आम लोगों से बहुत ज्यादा है। रॉयल फैमिली में कोई भी मीडियोकर नहीं है। खासकर हर जनरेशन के इल्यूजरी डीमन 7 साइंस के नाम पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। उन्होंने गंभीर होते हुए आगे कहा कि सालों से ड्यूक हुआई ने चुपके से बाकी ड्यूक्स को अपनी तरफ कर लिया है, जिसकी वजह से सारी पावर ड्यूक हुआई पैलेस के पास इकट्ठा हो गई है। उसकी अभी की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यहां तक कि कुछ गार्डियन फैमिलीज जैसे हेलियन क्लैन खुलकर ड्यूक हुआई पैलेस के साइड पर थे। अगर ड्यूक हुआई ने सच में विद्रोह कर दिया तो सिचुएशन लिटिल डीमन एम्प्रेस के लिए आसान नहीं होगी। डीमन इंपीरियल पैलेस डीमन इंपीरियल सिटी के ठीक सेंटर में था। दूर से ही एक विशाल हॉल दिख रहा था जो बादलों को छू रहा था। यही डीमन इंपीरियल हॉल था। हॉल के ऊपर एक बड़े गोल्डन क्रो का गोल्डन स्कल्पचर था जिसे पूरा इल्यूजरी डीमन रेल्म वर्शिप करता था। जब युन फैमिली की पार्टी डीमन इंपीरियल पैलेस के मेन एंट्रेंस के पास पहुंची तो दूसरी दिशा से 10-12 लोगों का एक ग्रुप आया। उस पार्टी का लीडर शानदार कपड़ों में था और उसकी आंखों में एक घमंड था, जैसे दुनिया में कुछ भी उसके लायक ना हो। युन फैमिली को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह बिग ब्रदर युन, क्या ये सच में आप हैं? युन चिंगहोंग रुक गए और मुड़कर धीरे से बोले, ड्यूक हुआई, बहुत समय हो गया। ये नाम सुनते ही युनचे ने उस आदमी की तरफ देखा।
उसने सोचा था कि ड्यूक हुआई कोई बदतमीज इंसान होगा, लेकिन सामने खड़ा आदमी मुस्कुराते चेहरे के साथ जेंटल लग रहा था। उसे एक एम्बिशियस पर्सन के रूप में इमेजिन करना मुश्किल था, जो डीमन एम्परर का थ्रोन छीनना चाहता था, सिवाय उसकी आंखों के, जो गहरी रात की तरह थीं। ड्यूक हुआई ने हंसते हुए आगे बढ़कर युन चिंगहोंग के ठीक होने पर खुशी जताई और ग्रैंड सेरेमनी की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण मिलने न आ पाने का अफसोस भी जाहिर किया। उसने 2 महीने पहले हुई घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया, जैसे ड्यूक हुई की बेइज्जती या हेलियन फैमिली द्वारा असैसिनेशन की कोशिश कभी हुई ही ना हो। युनचे मन ही मन ठंडा सा हंसा। क्या मुस्कुराता हुआ जहरीला सांप है, युन चिंगहोंग ने बिना किसी इमोशन के कहा। जब ड्यूक हुआई ने ऐसा सोचा तो यह युन कैसे बुरा मान सकता है। ड्यूक हुआई ने असंतुष्टि दिखाते हुए उन्हें पुराने दिनों की तरह ब्रदर हुआई कहने को कहा और ग्रैंड सेरेमनी के बाद अपने पैलेस में पीने का न्योता दिया। युन चिंगहोंग ने हल्का सा हंसकर मना कर दिया। लोग वही हैं, लेकिन मकसद अब पहले जैसे नहीं रहे। शराब का टेस्ट भी अब अलग लगेगा। इस पर गुस्सा होने के बजाय ड्यूक हुआई ने अपने बेटे को आगे बुलाया। येर, यहां आओ, अपने अंकल युन से माफी मांगो। ड्यूक हुई ने दांत पीसकर सर झुकाया और कहा, अंकल युन, हुई उस दिन ना समझ था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। युन चिंगहोंग ने शांति से उसकी माफी स्वीकार कर ली। ड्यूक हुआई ने हंसते हुए कहा कि युन चिंगहोंग का अपने जूनियर को सबक सिखाना सही था और इसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी शाओयुन ने युनचे को धीरे से ड्यूक हुई के पीछे खड़े एक आदमी के बारे में बताया। वो ड्यूक हुआई का बड़ा बेटा हुई रैन था, इस जनरेशन के इल्यूजरी डीमन 7 साइंस का हेड। उसकी फेम उसकी ब्रूटल नेचर के लिए थी। उससे लड़ने वाले या तो सीरियसली इंजर हो जाते थे या मारे जाते थे। हुई रैन ने उनकी निगाहों को महसूस करके उन्हें घूरा और फिर तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली, जैसे वो दोनों उसकी नजर के लायक भी न हो। इसी बीच ड्यूक हुआई की नजर युनचे पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए युनचे के गॉडसन होने की बात की और कहा कि उसने युनचे के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। उसने इस बात को बिल्कुल भी नहीं छुपाया कि उसने युनचे की जांच करवाई थी। ड्यूक हुआई ने जाने से पहले कहा, ग्रैंड सेरेमनी शुरू होने वाली है, ये ड्यूक पहले चलता है। जब उसका एक पैर पैलेस के गेट के अंदर था तो वो अचानक रुक गया, अपनी पीठ युन चिंगहोंग की तरफ किए हुए। उसने कहा, तुम्हारे अलावा युन चिंगहोंग 12 गार्डियन फैमिलीज के अंदर कोई और नहीं है जिसे इस ड्यूक ने बिग ब्रदर कहने की हिम्मत की हो। आज से आगे क्या बिग ब्रदर युन इस ड्यूक के साथ इक्वल फुटिंग पर रहकर एक दूसरे को भाई कहने को तैयार हैं, या नतीजा नेचुरली बिग ब्रदर द्वारा ही तय किया जाएगा। यह शब्द सुनकर सभी हैरान रह गए। ड्यूक हुआई हल्का सा मुस्कुराया और पैलेस में चला गया। अंदर जाकर ड्यूक हुई ने हैरानी से पूछा, रॉयल फादर, आपने उस युन चिंगहोंग को इतनी इज्जत क्यों दी? ड्यूक हुआई ने समझाया कि जिस युन चिंगहोंग को वो जानते हैं वो एक क्रिपल था, लेकिन उससे पहले का युन चिंगहोंग एक अलग ही शख्सियत था। एक ऐसी हस्ती जिसे पिछले डीमन एम्परर ने डीमन किंग का टाइटल दिया था, जिसे लिटिल डीमन एम्प्रेस भी बिग ब्रदर कहती थी और जिसे खुद ड्यूक हुआई को अपने फादर ने एक गोल के रूप में देखने को कहा था। हुई रैन ने नफरत से कहा, रॉयल फादर, एक और मिड स्टेज मोनार्क से कितना बड़ा खतरा हो सकता है? ड्यूक हुआई कुछ देर चुप रहा और बोला, शायद इसीलिए क्योंकि उसकी इमेज इस ड्यूक के दिल में बहुत गहरी है। सब कुछ तैयार होने के बावजूद यह सोचकर कि वो रिकवर हो चुका है, एक बेचैनी का एहसास हो रहा है। यह एहसास इस ड्यूक को बहुत अजीब लग रहा है। डीमन इंपीरियल पैलेस में एंटर करने के बाद युनचे युन चिंगहोंग के पीछे पीछे सीधा डीमन इंपीरियल हॉल की तरफ गया। हॉल का एटमॉस्फेयर बेहद शानदार था। यह पहली बार था जब युनचे डीमन इंपीरियल हॉल में एंटर हुआ था और वो गहरी हैरानी में था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी बड़े पैलेस में नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया है। यहां तक कि डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का फीनिक्स सिटी भी इसके सामने फीका था। एक गार्ड ने चिल्लाकर ऐलान किया, युन क्लैन आ गया है। डीमन इंपीरियल हॉल की सीट्स लगभग भर चुकी थीं। अपने अपने इलाकों के घमंडी शासक भी यहां सावधानी से बिहेव कर रहे थे। सिर्फ डीमन इंपीरियल सिटी की टॉप पावर्स ही सेरेमनी शुरू होने से ठीक पहले आती। हॉल के सामने गार्ड के चिल्लाने के बाद अंदर का शोर शांत हो गया और कई निगाहें हॉल के मेन एंट्रेंस की तरफ उठ गईं। युन फैमिली हमेशा से 12 गार्डियन फैमिलीज में सबसे आगे रही है। भले ही वो आखिरी स्थान पर गिर चुके थे, वो अभी भी एक सम्मानित अस्तित्व थे। युन क्लैन के आने से सबका फोकस उन पर चला गया और लोगों के चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखने लगे। कई उम्मीद कर रहे थे कि कोई अच्छा शो देखने को मिलेगा, क्योंकि युन फैमिली के लिए अरेंज की गई सीट्स पास्ट से बहुत अलग थीं।
इस तरह की एक ग्रैंड सेरेमनी हर 100 साल में एक बार होती थी। 12 गार्डियन फैमिलीज को गोल्डन सीट्स दी जाती थीं। पास्ट में यून फैमिली 12 गार्डियन फैमिलीज का हेड होने के नाते हमेशा डीमन एम्परर के सबसे करीब वाली सीट पर बैठती थी। यह सीट पिछले 10,000 सालों से यून फैमिली की थी और उनका गर्व थी। लेकिन आज उस सीट पर यून नहीं बल्कि हेलियन शब्द लिखा हुआ था। यून फैमिली की सीट्स अभी भी हॉल के सेंटर में थीं, लेकिन 12 फैमिलीज में सबसे आखिरी और सबसे पीछे रखी गई थीं। यहां तक कि यून शब्द भी दूसरे फैमिलीज के मुकाबले छोटा था। 10,000 सालों में पहली बार उनकी जगह बदली गई थी, वो भी पहले से आखिरी स्थान पर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म के सामने यून फैमिली की गिरावट का ऐलान और मजाक उड़ाया जा रहा हो। कोई भी देखकर बता सकता था कि यह जानबूझकर यून फैमिली को अपमानित करने के लिए किया गया था, और यह भी साफ था कि इसके पीछे किसका हाथ है। जब यून फैमिली ने अपनी सीट्स देखी तो उनके चेहरों के रंग बदल गए। ग्रेट एल्डर यून वाइटियन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सेकंड एल्डर यून द्वंशवी ने ग्रोस्से से कहा, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या वो सच में हमारी यून फैमिली को कुछ नहीं समझ रहे हैं? यून चिंगहोंग ने शांति से कहा, चलो अपनी सीट्स पर बैठते हैं। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसने गुस्से या नाखुशी का कोई निशान नहीं दिखाया। वो सीधे यून के साइन वाली आखिरी सीट्स की तरफ चल पड़ा। सीट्स पर पहुंचकर यून चिंगहोंग ने तीनों ग्रैंड एल्डर्स यून जांग, यून हे और यून शी को पहले बैठने के लिए आमंत्रित किया। उनके बैठने के बाद ही यून चिंगहोंग अपनी सीट पर बैठा। मेजर ड्यूक पैलेसेस के लिए भी गोल्डन सीट्स थीं, और ड्यूक वाई पैलेस के चारों तरफ बाकी ड्यूक पैलेसेस ऐसे घिरे हुए थे जैसे चांद के चारों तरफ तारे हों। जिस पल यून चिंगहोंग अंदर आया, ड्यूक वाई की नजर उससे नहीं हटी। यून चिंगहोंग के बैठने तक वो उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यून चिंगहोंग। बिना किसी शक के अभी भी यून चिंगहोंग ही है। उसके पास बैठा एक शानदार कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप चिंतित हैं कि ये यून चिंगहोंग हमारी योजनाओं को बिगाड़ देगा? ड्यूक वाई ने कहा। यून चिंगहोंग के अचानक ठीक होने की खबर सुनकर इस ड्यूक का दिल बेचैन हो गया। या ड्यूक जोंग इससे सहमत नहीं है? ड्यूक जोंग नाम के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ड्यूक हुआई कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो सिर्फ एक अपाहिज से ठीक हुआ यून चिंगहोंग है। ज्यादा से ज्यादा एक और रुकावट। वो हमारी योजनाओं में कोई बदलाव लाने के लायक भी नहीं होगा। ड्यूक हुआई ने अपनी आंखें बंद करते हुए हल्के से कहा, उम्मीद है कि यह सच में बस इस ड्यूक का कुछ ज्यादा सोचना ही है। यून चिंगहोंग ने जो सहन शक्ति दिखाई उससे सभी प्रभावित हुए। यून फैमिली के सदस्य भी अपने अंदर की शर्म की भावना को कम होता महसूस कर सकते थे। हालांकि यंगर डिसाइपल्स के चेहरों पर अभी भी दुख था और वो अपना सर झुकाए हुए थे। यून चिंगहोंग ने पीछे मुड़कर साफ साफ कहा, क्या यहां बैठना इतना शर्मनाक है? यून फैमिली के डिसाइपल्स हैरानी से ऊपर देखने लगे। अगर सिर्फ एक सीट तुम लोगों को इतना निराश और शर्मिंदा कर सकती है तो अपना सर झुकाए रखो और सबको अपनी इस बेकार और अपमानित शक्ल देखने दो। एक सच में स्ट्रांग पर्सन घुटने नहीं टेकगा, भले ही उसके पैर अपाहिज हो जाएं, ना ही वो अपना सर झुकाएगा, भले ही उसकी गर्दन तोड़ दी जाए। अगर हमारे फैमिली एंसेस्टर्स होते तो सीट्स को आखिरी में रखे जाने की बात छोड़ दो, भले ही उन्हें कीचड़ में दबा दिया जाता, वो गर्व से अपनी छाती बाहर निकाल कर पेश आते, क्योंकि ये उनकी हड्डियों में बसी हुई स्ट्रेंथ और प्राइड है। हम किसी भी सीट पर बैठे हों, यह शर्मनाक नहीं है। तुम सब अभी जैसा बिहेव कर रहे हो वही असली शर्मनाक है। यून चिंगहोंग के शब्द हर यून फैमिली डिसाइपल के दिल और सोल में गूंज गए। एक पल में उनके सीने में आग लग गई और उनके शरीर का सारा खून उसके अंदर छिपे हुए गर्व के साथ जल उठा। सबने अपना सर उठाया। उनकी कमजोर निगाहें एक डिटर्मिनेशन में बदल गईं। हॉल के बाहर से एक आवाज आई, मू क्लैन आ गया है। 12 गार्डियन फैमिलीज की मू फैमिली ने हॉल में एंटर किया। उनका नेतृत्व एक डोमिनेंट एल्डर कर रहा था। भले ही वो बूढ़ा था, उसके बाल और दाढ़ी सब काले थे। उसके दाईं तरफ मू फैमिली का यंग मास्टर मू युबाई था। शाओयुन एक्साइटमेंट से चिल्लाया, ये ग्रैंडपा हैं। ये युनचे का असली दादा था, मू फैमिली का वर्तमान पेट्रियार्क मू फेयान। मू फैमिली की सीट यून फैमिली के ठीक दाईं तरफ थी। मू फेयान की नजर जब यून फैमिली की आखिरी सीट्स पर पड़ी तो उसकी भौहें जोर से कांपी। उसने गुस्से से डांटा, वे हरामखोर, उन्होंने सच में तुम्हारी यून फैमिली को आखिर में रख दिया। यून चिंगहोंग उठकर मुस्कुराते हुए बोला, शांत हो जाइए फादर इन लॉ। भले ही हमारी फैमिलीज में कई पीढ़ियों से शादी हुई है, हम कभी एक सेरेमोनी में एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं। आज ये अफसोस नहीं रहेगा, इसे खुशी की बात माना जा सकता है। यह सुनकर ओल्ड मास्टर मू जोर से हंसा और यून चिंगहोंग के कंधे पर थपकी मारी। अच्छा सन इन लॉ, मैं जानता था कि ऐसी छोटी सी बात तुम दिल पर नहीं लोगे। ओ, क्या यह बच्चा तुम्हारा वो गॉडसन है? मू युरू ने युनचे को आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा,
चेयर, ये मेरे पिता हैं। तुम उन्हें शाओयर की तरह ग्रैंडफादर बुला सकते हो। जिस पर युनचे ने मू फेयान को सम्मान से ग्रैंडफादर कहते हुए प्रणाम किया। मू फेयान ने युनचे को देखा और तारीफ की। अच्छा बच्चा, मैं एक नजर में ही बता सकता हूं कि तुम अलग हो। युबाई आमतौर पर किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से लगभग हर रोज तुम्हारे बारे में बात करता है। युनचे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ग्रैंडफादर की तारीफ के लिए धन्यवाद करता हूं। मू यूरू ने अपने 3 भाइयों की तरफ इशारा किया और कहा, ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं। फ्यूचर में तुम उन्हें अंकल बुला सकते हो। वो तुम्हारे 3rd अंकल मू युकिंग हैं और वो तुम्हारे 2nd अंकल मू युकोंग हैं। युनचे ने सम्मान से प्रणाम किया। मू युकिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। मू युकोंग ने बेबस होकर कहा, युनचे, तुम्हारा 2nd अंकल का एड्रेस बेकार नहीं जाएगा। अगली बार जब तुम हमारी मू फैमिली आओगे तो मैं तुम्हें जरूर एक गिफ्ट दूंगा। मू यूरू ने मू युबाई की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारे ग्रेट अंकल हैं। युनचे आगे बढ़ा और मू युबाई को प्रणाम किया। मू युबाई ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, क्या हमने पहले ही स्वॉन ब्रदर्स बनने का फैसला नहीं किया था? या तुम्हें लगता है कि मैं मू युबाई तुम्हारा स्वॉन ब्रदर बनने के लायक नहीं हूं? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। First.